अर्थशास्त्र की मैराथन क्लास भाग 2 में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र का भाग 8 इस क्लास को शुरू करेंगे। मुद्रा, मनी, बैंकिंग, आरबीआई एवं मौद्रिक नीति के बारे में भाग 8 में पढ़ेंगे अपन। वन लाइनर फैक्ट्स। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? इच्छाओं का दोहरा सहयोग। आधुनिक अर्थव्यवस्था का रक्त किसे कहा जाता है? मुद्रा को। मुद्रा की परिभाषा किसने दी? ऑथर ने। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा? वाकर ने। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? आरबीआई एक्ट 1934। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस पशु पर आधारित है? बाघ। बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष बैंक कौन है? आरबीआई। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना एवं ऋण देना। बैंक द्वारा साख निर्माण किया जाता है। सत्य। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेटो। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेटो। एमसीक्यू प्रैक्टिस। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। 1 रुपये का नोट जारी करता है भारत सरकार। सीआरआर का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेटो। एसएलआर का पूर्ण रूप है स्टेटरी लिक्विडिटी रेटो। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ऋण देना, जमा स्वीकार करना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या थी दोहरी इच्छाओं का संयोग। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई। रेपो रेट क्या है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है वो रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर किससे संबंधित है? आरबीआई द्वारा दीर्घकालीन ऋण से। सीआरआर बढ़ने पर बैंक ऋण क्षमता घटती है। सीआरआर घटने पर बैंक ऋण क्षमता बढ़ती है। रेपो रेट बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति घटती है। रेपो रेट घटाने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। खुला बाजार परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ओएमओ में आरबीआई क्या खरीदता बेचता है? सरकारी प्रतिभूतियाँ। आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। आरबीआई मुख्यालय मुंबई। 1 रुपये का नोट भारत सरकार। रेपो रेट लोन महंगा, मनी सप्लाई। रेपो रेट लोन सस्ता, मनी सप्लाई। सीआरआर क्रेडिट क्रिएशन। सीआरआर क्रेडिट क्रिएशन। ओएमओ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। रेपो रेट किसे कहते हैं? आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला ऋण की दर। सीआरआर बढ़ने पर ऋण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। भाग 9 अर्थशास्त्र का। मुद्रास्फीति।
अवस्फीति स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? मांग की तुलना में आपूर्ति कम होना। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? ऋणी को। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि किसे होती है? लेनदार को। अवस्फीति क्या है? सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट। अवस्फीति क्या है? मुद्रास्फीति की दर में कमी। स्टैगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। फ्लिप्स वक्र किस संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को। फ्लिप्स वक्र का प्रतिपादन किसने किया? A.W. फिलिप्स ने। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है मांग में वृद्धि। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन लागत में वृद्धि। रेंगती मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि होती है बहुत धीमी। चलती मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि होती है मध्यम। दौड़ती मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि होती है तीव्र। अति मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि होती है अत्यधिक। भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक है CPI। CPI का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति नियंत्रण का प्रमुख साधन है मौद्रिक नीति। MCQ प्रैक्टिस। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। अवस्फीति का अर्थ है कीमतों में गिरावट। स्टैगफ्लेशन में क्या पाया जाता है? मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। फ्लिप्स वक्र किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में। CPI का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। डिमांड पुल इन्फ्लेक्शन का कारण है मांग वृद्धि। कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शन का कारण है लागत वृद्धि। हाइपर इन्फ्लेक्शन का अर्थ है अत्यधिक मुद्रास्फीति। सुपरविजन। इन्फ्लेशन कीमतों में वृद्धि। डिफ्लेक्शन कीमतों में वृद्धि। डिसफ्लेशन मुद्रास्फीति दर में कमी। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। फ्लिप्स कवर मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। डेब्टर गेन्स इन इन्फ्लेक्शन। क्रेडिटर लॉस इन इन्फ्लेक्शन। फ्लिप्स वक्र किसने दिया था? A.W. फिलिप्स ने। मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? ऋणी को। स्टैगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी। CPI का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अति मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेक्शन। ट्रिक। ऋण खुश लेनदार दुखी। मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ और देनदार को हानि होती है। अर्थशास्त्र का 10वां भाग, इसमें भारत की बैंकिंग व्यवस्था, नाबार्ड, SIDBI, एग्जाम बैंक, एक्स बैंक, NSB, RRB के बारे में पढ़ेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास। SIDBI का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI
की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990। SIDBI का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता। एक्स एक्स बैंक का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्स बैंक की स्थापना कब हुई? 1982। एक्स बैंक का मुख्य कार्य क्या है? निर्यात आयात को प्रोत्साहन देना। NHB का पूर्ण रूप है नेशनल हाउसिंग बैंक। NHB की स्थापना कब हुई? 1988। NHB किस क्षेत्र से संबंधित है? आवास वित्त। RRB का पूर्ण रूप है रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975। RRB का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक। वाणिज्य बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना। सहकारी बैंक किस क्षेत्र से अधिक जुड़े होते हैं? कृषि क्षेत्र से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। नाबार्ड का संबंध किससे है? कृषि एवं ग्रामीण विकास से। SIDBI का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। एक्सिस बैंक का मुख्य कार्य क्या है? निर्यात आयात वित्त। NHB का संबंध किससे है? आवास वित्त। RRB का पूर्ण रूप है रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1975। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथमा बैंक। SIDBI की स्थापना कब हुई? 1990। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1982। सुपरविजन RBI 1935। नाबार्ड 1982। SDBI 1990। EXIM बैंक 1982। NHB 1988। RRB 1975। प्रथमा बैंक प्रथम RRB। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास। SIDBI MSME विकास। EXIM बैंक निर्यात आयात वित्त। NHB आवास वित्त। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। SIDBI किस क्षेत्र से संबंधित है? लघु एवं मध्यम उद्योग। EXIM बैंक का कार्य क्या है? निर्यात आयात को बढ़ावा देना। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक। NHB का संबंध किससे है? आवास वित्त से। आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग एवं हरित क्रांति। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1951। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकीकरण। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। योजना अवकाश कब रहा? 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? गरीबी हटाओ। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन वृद्धि। हरित क्रांति सर्वाधिक किस फसल में सफल रही? गेहूँ। हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में कब हुआ? 1966 से 67। उच्च उपज वाली कीमतों का उपयोग हरित क्रांति में हुआ। सत्य। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। MCQ प्रैक्टिस। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? 5वीं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध है कृषि। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012-17। सुपर रिवीजन देखो एग्जाम बूस्टर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर उद्योग पर आधारित थी। पंचम योजना गरीबी हटाओ नारा था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। हरित क्रांति के संस्थापक एम.एस. स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। गरीबी हटाओ नारा किस योजना का था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अर्थशास्त्र वनलाइनर भाग 12। भारतीय कर व्यवस्था, जीएसटी, बजट, राजकोषीय नीति एवं वित्त आयोग। कर टैक्स क्या है? सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर। जीएसटी आएगी जी। कर क्या है? सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश पहले था? फ्रांस। जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 279A। भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुख शेट्टी ने। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? भारत सरकार। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर। जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। जीएसटी का पूर्ण रूप है
गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? 279 ए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? भारत सरकार। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुख शेट्टी ने। अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारत में जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? 1 जुलाई 2017। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। बजट प्रस्तुत करने का कार्य किसका है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? जीएसटी परिषद से। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? कर एवं सरकारी व्यय। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? मुद्रा एवं साख नियंत्रण से। प्रत्यक्ष कर का भार कौन वहन करता है? वही व्यक्ति जिस पर कर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का भार अंततः कौन वहन करता है? उपभोक्ता। डायरेक्ट टैक्स आयकर, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 ए। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280। फाइनेंशियल पॉलिसी भारत सरकार। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति द्वारा गठन। कार्यकाल 5 वर्ष। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279 ए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? भारत सरकार। आयकर, प्रत्यक्ष कर, जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी लागू 2017। जीएसटी काउंसिल, वित्त मंत्री। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 ए। फाइनेंशियल पॉलिसी सरकार। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। पहला बजट जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख शेट्टी। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। राष्ट्रपति। वित्त आयोग गठन। पाँच वर्ष। आयकर, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। बजट फ्रेंच शब्द। कर, अनिवार्य भुगतान, सरकारी व्यय, राजकोषीय नीति। मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति, आरबीआई, केंद्रीय बैंक। भाग 13, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, बीओपी, विनिमय दर। विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन, विनिमय दर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एवं डब्ल्यूटीओ। विदेशी व्यापार का अर्थ है दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार। निर्यात का अर्थ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वस्तुओं को विदेश भेजना। आयात इंपोर्ट का अर्थ है विदेशों से वस्तुएं खरीदना। व्यापार संतुलन क्या है? निर्यात एवं आयात का अंतर। जब निर्यात बड़ा होता है, आयात छोटा हो तो कहलाता है अनुकूल व्यापार संतुलन। जब आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है तो कहलाता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। भुगतान संतुलन क्या है? एक देश के समस्त विदेशी लेन देन का विवरण। बीओपी के कितने खाते होते हैं? 2। बीओपी के 2 खाते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। विदेशी मुद्रा का विनिमय किससे संबंधित है? विनिमय दर से। विनिमय दर का अर्थ है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत। अवमूल्यन किससे संबंधित है? स्थिर विनिमय दर से। मूल्यह्रास किससे संबंधित है? परिवर्तनीय विनिमय दर।
IMF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना कब हुई? 1945। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945। WTO का पूर्ण रूप? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विदेशों को वस्तुएं भेजना कहलाता है निर्यात। आयात अधिक होने पर व्यापार संतुलन कहलाता है प्रतिकूल। BOP का पूर्ण रूप है बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के कितने खाते होते हैं? 2। IMF की स्थापना हुई 1945। WTO की स्थापना हुई 1995। WTO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। भुगतान संतुलन का कौन सा खाता व्यापार से संबंधित है? चालू खाता। विनिमय दर का संबंध है मुद्रा के मूल्य से। सुपरविजन। एक्सपोर्ट निर्यात, इंपोर्ट आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनुकूल व्यापार संतुलन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रतिकूल व्यापार संतुलन। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। IMF 1945, वर्ल्ड बैंक 1945, WTO 1995। WTO HQ जिनेवा, IMF HQ वाशिंगटन DC। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। भुगतान संतुलन के कितने खाते हैं? 2। निर्यात अधिक होने पर व्यापार संतुलन कैसा होता है? अनुकूल। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एक्सपोर्ट निर्यात, इंपोर्ट आयात, BOT व्यापार संतुलन, BOP भुगतान संतुलन। करंट अकाउंट चालू खाता, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। IMF 1945, वर्ल्ड बैंक 1945, WTO 1995, WTO HQ जिनेवा, IMF HQ वाशिंगटन DC। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनुकूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रतिकूल। एक्सचेंज रेट विनिमय दर। डेवल्यूशन अवमूल्यन, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, डॉलर विदेशी मुद्रा। BOP विदेशी लेन देन का लेखा। WTO वैश्विक व्यापार संगठन। अर्थशास्त्र भाग 14, गरीबी बेरोजगारी मानव विकास सूचकांक HDI, जनसंख्या एवं जनगणना। गरीबी का अर्थ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना। भारत में गरीबी का आंकलन कौन करता है? नीति आयोग। गरीबी रेखा की अवधारणा किससे संबंधित है? न्यूनतम उपभोक्ता व्यय। बेरोजगारी का अर्थ है कार्य करने की इच्छा एवं क्षमता होने पर भी कार्य न मिलना। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? कृषि। शिक्षित बेरोजगार किससे संबंधित है? शिक्षित युवाओं से। मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। HDI की अवधारणा किसने दी? महबूब उल हक। HDI में कितने प्रमुख आयाम शामिल है? 3। HDI के 3 आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। भारत की पहली जनगणना हुई 1872। पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद हुई? 10 वर्ष। भारत की अंतिम पूर्ण जनगणना कब हुई? 2011। जनगणना का विषय संविधान की किस अनुसूची में है? संघ सूची में। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। साक्षरता दर का अर्थ है 7 वर्ष या अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत।
प्रचंड बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी का संबंध है कृषि से। एसडीआई जारी करता है यूएनडीपी। एसडीआई की अवधारणा किसने दी? महबूब उल हक। एसडीआई में शामिल नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय शामिल है, धर्म नहीं। भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881। भारत में जनगणना होती है 10 वर्ष बाद। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। शिक्षित बेरोजगारी का संबंध है शिक्षित युवाओं से। भारत की अंतिम पूर्ण जनगणना हुई 2011। गरीबी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। बेरोजगारी, काम की इच्छा प्लस क्षमता प्लस काम न मिलना। प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र। एसडीआई, यूएनडीपी। एसडीआई के जनक महबूब उल हक। एसडीआई के आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। पहली जनगणना 1872। पहली नियमित जनगणना 1881। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष। एसडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी। एसडीआई के जनक कौन है? महबूब उल हक। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष। पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881। क्विक रिवीजन। पॉवर्टी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी, सीजनली एम्प्लॉयमेंट मौसमी बेरोजगारी। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई जारी करता यूएनडीपी। एसडीआई जनक महबूब उल हक। एसडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। सेंसस जनगणना। पहली जनगणना 1872। नियमित जनगणना 1881। जनगणना अंतराल 10 वर्ष। पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व। लिटरेसी साक्षरता। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट शिक्षित बेरोजगारी। एग्रीकल्चर प्रच्छन्न बेरोजगारी। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा। सेंसस संघ सूची। इंडिया विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अर्थशास्त्र भाग 15। राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम स्पेशल रिवीजन सेट। राष्ट्रीय आय का सबसे व्यापक मापक एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का पूर्ण रूप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी का पूर्ण रूप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी का पूर्ण रूप नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का संबंध किससे है? देश की भौगोलिक सीमा से। जीएनपी का संबंध किससे है? देश के नागरिकों से। जीडीपी प्लस एनआईएफए बराबर जीएनपी। जीएनपी माइनस डिप्रिकेशन एनएनपी। जीडीपी माइनस डिप्रिकेशन एनडीपी। एनआईएफए का पूर्ण रूप है नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अबोर्ड। एनआईएफए विदेशों से प्राप्त कारक आय, विदेशों को दी गई कारक आय। भारत में सामान्य एनआईएफए होता है ऋणात्मक। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां हैं उत्पादन, आय और व्यय विधि। एमसीक्यू। जीडीपी का संबंध है भौगोलिक सीमा। जीएनपी जीडीपी प्लस एनआईएफए। एनडीपी जीडीपी माइनस डिप्रिकेशन। एनएनपी जीएनपी माइनस डिप्रिकेशन
राष्ट्रीय आय कहलाती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NIFA का पूर्ण रूप है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? NSO। GDP में शामिल होता है अंतिम वस्तुएं। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने हेतु शामिल किया जाता है अंतिम वस्तु। GNP का संबंध है नागरिकता। MCQ। NDP का अर्थ है शुद्ध घरेलू उत्पाद। GDP का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। GNP का अर्थ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। NNP का अर्थ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। रियल GDP मापी जाती है स्थिर कीमतों पर। नॉमिनल GDP मापी जाती है वर्तमान कीमतों पर। GDP डिफाल्टर का उपयोग होता है मुद्रास्फीति मापन में। GDP डिफाल्टर नॉमिनल GDP प्लस रियल GDP इंटू 100। GVA का पूर्ण रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। GVA बराबर उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोक्ता। राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि में जोड़ा जाता है उत्पादन साधनों की आय। व्यय विधि में जोड़ा जाता है अंतिम वस्तुओं पर व्यय। उत्पादन विधि को कहा जाता है मूल्य संवर्धन विधि। GDP का सर्वाधिक उपयोग होता है आर्थिक विकास मापने में। आदर्श वर्ष से बेस ईयर का उपयोग होता है तुलना हेतु। GDP अधिक है GNP कब होगा? जब NIFA ऋणात्मक हो। GNP बड़ा और GDP छोटा कब होगा? जब NIFA धनात्मक हो। राष्ट्रीय आय का सबसे सही मापक है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। भारत में सामान्यतः कौन अधिक होता है? GDP। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है पुरानी वस्तुओं की बिक्री। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है लॉटरी से प्राप्त आय। राष्ट्रीय आय में शामिल होता है उत्पादन में अर्जित आय। GDP का उपयोग किसके मापन में होता है? आर्थिक गतिविधियों के। रियल GDP का सबसे बड़ा लाभ है मुद्रास्फीति का प्रभाव हट जाता है। राष्ट्रीय आय का आधुनिक अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? VKRB राव। सुपर फार्मूला रिवीजन। GDP प्लस NIFA बराबर GNP। GNP माइनस डिप्रिसिएशन बराबर NNP। GDP माइनस डिप्रिसिएशन NDP। NNP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम। PI डायरेक्ट टैक्स। GDP डिफाल्टर नॉमिनल GDP ऑब्लिक रियल GDP इंटू 100। राष्ट्रीय आय क्या है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट GDP प्लस NIFA GNP। GNP माइनस डिप्रिसिएशन NNP। GDP डिप्रिसिएशन NDP। NIFA का पूर्ण रूप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रियल GDP किस कीमत पर है? स्थिर कीमत पर। नॉमिनल GDP किस कीमत पर है? वर्तमान कीमत पर। GDP डिफाल्टर किसके लिए है? मुद्रास्फीति के लिए। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? NSO। आधुनिक राष्ट्रीय आय अनुमान किसने दिया? VKRB राव।